नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर की खबर से, जहां नफरती बयान मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल यहां पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरती बयान देने का आरोप स्थानीय महंत पर लगा है। नफरती बयान में रेप की भी धमकी देने का आरोप है। एक फैक्ट चेकर पर ट्वीट कर वीडियो वायरल करने का आरोप है। धार्मिक जुलूस के दौरान यहां पर यह नफरती बयान दिया गया था और नफरती बयान देने का आरोप स्थानीय महंत पर लगा है। पुलिस वाले की मौजूदगी में यह नफरती बयान दिया गया। नफरती बयान और रेप की धमकी पर लोग वहां पर उस वक्त खुशी जता रहे थे और जांच के बाद की जाएगी उचित कार्रवाई, ये कहना है पुलिस का। और हमारे सहयोगी आलोक पांडे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आलोक, यहां पुलिस की मौजूदगी में एक स्थानीय महंत कथित तौर पर रेप की धमकी देता है, पुलिस क्या कर रही थी और पूरा मामला बताएं और इसमें अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए जया, अभी तक कार्रवाई सिर्फ इतनी हुई है कि जब मोहम्मद जुबैर, जो एक फैक्ट चेकर हैं, ऑल्ट न्यूज के साथ काम करते हैं, उन्होंने कल रात ये वीडियो ट्वीट किया तो उसके बाद पुलिस का 2 बार उनकी ट्वीट पे जवाब आया। एक बार पुलिस ने कहा कि इस संज्ञान में ले रहे हैं और इसको दिखाएंगे, इसकी जांच करवाएंगे, और दूसरी बात थोड़ा सा और जानकारी देते हुए उन्होंने क्षेत्र अधिकारी के बारे में बताया कि ये जो पुलिस के अधिकारी हैं ये इसकी जांच कर रहे हैं और जब जांच खत्म हो जाएगी या जांच में कोई तथ्य सामने आएंगे तो उसके आधार पे इसके ऊपर, इस स्पीच के ऊपर या इस वीडियो के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो लोकली हमें पता लगा है वो ये है कि ये जो इलाका है कम से कम वो खैराबाद है। खैराबाद सीतापुर जिले में एक इलाका है, यहाँ से करीबन 90-100 किलोमीटर होगा और ये घटना कथित तौर से 2 तारीख की है, 2 अप्रैल की है, यानी पिछले सैटरडे की। कोई प्रोसेशन उस दिन निकल रहा था और ये जो महंत हैं जो कथित तौर पे इस तरह की हेट स्पीच दे रहे हैं, बल्कि ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसको हम बीप करके भी नहीं चला सकते हैं, और इतने सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं खुद ही जगह, वो लोग धर्म विशेष नारे लगा रहे हैं, वो भी हम नहीं चला सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग है और ये कथित तौर पे उस दिन कोई प्रोसेशन था, उसमें इस महंत ने बोला, और ये जो महंत है ये लोकल उसी एरिया में रहता है और वहीं पे इसका एक आश्रम है, ऐसा हमें पता लगा है। और इस प्रोसेशन को लीड करते वक्त जब एक माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले इलाके में पहुंचा जहां उनकी रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप भी है, तो वहां पे उसने इस तरह की स्पीच दी और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये 30-40 सेकंड के वीडियो में माइक लेके बार बार बोल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि हम बीप करके भी वो ऑडियो नहीं चलाना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग 2 चीजें, एक जो आपने पॉइंट आउट किया कि एक बार कम से कम फ्रेम में एक पुलिस वाला भी दिखता है जो साथ में है, उसने कुछ किया इसको रोकने के लिए, लगता तो नहीं। जो लोग हैं वो भी ये सब सुन के नारे लगा रहे हैं और वो भी चीयर लीडिंग जिसको कहते हैं हम लोग, वो कर रहे हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस क्या इंक्वायरी करती है, क्या पता करती है। उन्होंने कमिट किया है कि वो इंक्वायरी करके इस पे एक्शन लेंगे, तो वो कितनी जल्दी होगा और किस रूप में होगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये एक बेहद गंभीर और चिंता की बात है। किस तरह से नफरती बयान करते हुए आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हमने बीप कर रखा है, हम उसको सुना नहीं सकते, इस कदर नफरती बयान दिया गया है। एक तरीके से रेप की धमकी का भी आरोप इन स्थानीय महंत पर लगा है। स्थानीय भीड़ आप वहां पर लोगों की देख सकते हैं। जब ये बयान दिया गया तो वहां पर खुशी का माहौल था और पुलिसकर्मी की मौजूदगी में ये बयान दिया गया है। देखना ये होगा कि अब पुलिस इस पर क्या कुछ सख्त कार्रवाई करती है। जांच जारी है। फिलहाल हम आपको पुलिस का जो ट्वीट है वो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी द्वारा जांच प्रचलित तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो यहां आश्वासन कार्रवाई की दी जा रही है पुलिस की तरफ से। देखना होगा इन महंत के खिलाफ जो कथित तौर पर आरोप लगे हैं उस पर क्या निकल के आते हैं और क्या कुछ कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है।
व्यापम घोटाले के पेपर लीक मामले में विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय की गिरफ्तारी हुई है। उन्हें दिल्ली के एक होटल से भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आपको बता दें, डॉक्टर आनंद व्यापम घोटाले को बेनकाब करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। हाल ही में इनके द्वारा भेजा गया एमपीटीईटी के प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें सवाल उठाया गया था कि लक्ष्मण सिंह कौन है। इसके बाद मुख्यमंत्री दफ्तर में उप सचिव लक्ष्मण सिंह मारकाम ने आनंद राय और कांग्रेस नेता के मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारियों के साथ। अनुराग, ये गिरफ्तारी कब हुई, किस धारा के तहत ये गिरफ्तारी हुई, पूरा मामला समझाएं, क्योंकि एक अहम आवाज व्यापम घोटाले के खिलाफ आनंद राय की रही है। देखिए जया, डॉक्टर आनंद राय ने खुद ट्वीट करके और सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि मेरे कार्यकर्ता और शुभचिंतक भोपाल पहुंचे, क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें भोपाल लेकर आ रही है। दिल्ली के कबिला होटल से उनका कहना है कि देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि अभी क्राइम ब्रांच के सूत्रों से या क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से बातचीत इस विषय में नहीं हो पाई है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी थी, उसका एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था जिसमें लक्ष्मण सिंह का नाम दिख रहा था, और इसी स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर डॉक्टर आनंद राय और कांग्रेस के नेता हैं के मिश्रा, उन्होंने इसको लिखा था। और इसके बाद जो मुख्यमंत्री दफ्तर में उप सचिव के पद पर तैनात लक्ष्मण सिंह मरकाम है, उन्होंने 25 मार्च को डॉक्टर राय के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। के मिश्रा और डॉक्टर आनंद राय दोनों के खिलाफ अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और उसके बाद ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। दरअसल इस पूरे एफआईआर को अनुचित बताते हुए डॉक्टर राय ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी, लेकिन उसे अदालत ने निरस्त कर दिया, यानी वहां से उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। थोड़ा आप एक बार स्क्रीनशॉट के बारे में बहुत ही संक्षेप में बताएं, जिसके बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ा। देखिए, एक स्क्रीनशॉट शिक्षक पात्रता परीक्षा का वायरल हुआ था। बाद में बताया गया कि जहां ये परीक्षा संचालित की जा रही थी सागर में, वो मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कॉलेज है। हालांकि बाद में गोविंद सिंह राजपूत ने भी कहा कि ये उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। किसी दूसरी एजेंसी ने उनका कॉलेज परीक्षा आयोजित करने के लिए किराए पर लिया था, और वहां जो प्रश्न पत्र उसमें वायरल हुआ था, लगभग वैसा ही प्रश्न पत्र परीक्षा में आया था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। और जब लक्ष्मण सिंह मरकाम का नाम आया तो उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। सिधी जिले के पत्रकारों को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने और बाद में आपत्तिजनक स्थिति में उनकी फोटो काफी वायरल हुई, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। इस मामले में भोपाल पुलिस मुख्यालय से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। आपको बता दें, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। दोषी पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार निरीक्षक और आरक्षकों को निलंबित करने के आदेश आखिरकार दिए गए। जो सिटी कोतवाली थाने की पुलिस थी, उसके द्वारा जबरन जो है मुझे धक्का देकर कोतवाली के अंदर ले जाया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, कपड़े उतरवाए गए, थाने में जुलूस निकलवाया गया और ये कहा गया कि विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारा पूरे शहर में चड्डी पहना कर जुलूस निकालूंगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। यहां 12 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तृणमूल कांग्रेस ने अभिनेता और पूर्व बीजेपी नेता और कांग्रेस में भी रह चुके हैं शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक और फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां टीएमसी और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला है। दोनों दल रैलियों में जुटे हैं। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि वो अब बंगाली बाबू भी हो गए हैं। वो रैलियों में बंगाली में भाषण भी दे रहे हैं। वहीं अग्निमित्रा पॉल के लिए बीजेपी के बड़े नेता भी यहां पर रैली कर रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल का कहना है कि वो आसनसोल की बेटी हैं और शत्रुघ्न सिन्हा बाहरी है। ये सीट बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे से खाली हुई है। बाबुल सुप्रियो सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद टीएमसी में शामिल हो गए हैं।
গ্রেট মমতা ব্যানার্জি উনি আমাকে যখন আমার নাম অ্যানাউন্স করলেন, টুইট করলেন, তারপরে উনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। উনি বললেন, শত্রুঘ্নজি আপনার নাম অ্যানাউন্স হয়ে গেছেন, আপনি তাড়াতাড়ি যান, আসানসোলের লোক আপনার ওয়েট করছে, এখন না বলবার কোনো দরকার নেই, হয়ে গেছে, আপনাকে অনেক কিছু করতে হবে ওইখানে, আপনি না বলবেন না, যান ওইখানে, আপনাদের সামনে উনি থাকবেন, মলয়বাবু থাকবেন, মলয়বাবু আপনার দেখভাল, উনি গার্ডিয়ান থাকবেন, আপনার চিন্তা করবেন না, সব ভাই আপনার সাথে আছে, আপনি করবেন। और शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि वो ममता बनर्जी के न्योते पर आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ममता जी का आदेश उनके लिए अध्यादेश हो गया। उनसे विस्तार से बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। खामोश बिहारी बाबू आजकल बंगाल के आसनसोल में हैं। सर, आसनसोल कैसे पहुंच गए? बहुत बढ़िया है। पहले बिहारी बाबू बंगाल पहुंच गए और अब मैं बिहारी बाबू के साथ साथ बंगाली बाबू भी हूँ यहाँ पे। और मैं पहुँचा यहाँ पे, ममता जी का निर्देश हुआ, आसनसोल की जनता का आदेश हुआ और मेरे लिए अध्यादेश बना। ममता जी ने स्वयं मेरे लिए ट्वीट की कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे फेम्ड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल के उम्मीदवार होंगे और वो आसनसोल जाएंगे। ये करके ममता जी ने खुद मुझे फ़ोन कर दिया कि शत्रुघ्न जी আপনাকে আসানসোল যেতে হবে, আপনার ওটা ওয়েট করছেন, আপনি না করবেন না, আপনার নাম আমি অ্যানাউন্স করে দিয়েছি, मैं कर चुकी हूँ अनाउंस, तो आप जाइए वहाँ पे। आज यहाँ पर आपको बाहिर को तो बनाया जा रहा है और आपके जो सामने में उम्मीदवार हैं वो कह रही हैं कि वो यहाँ की बेटी हैं, बंगाल की बेटी हैं। अभी तो पता चला उनके बारे में कि वो शायद यहाँ की नहीं हैं और वो बंगाल की बेटी हैं। तो यहाँ पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और जो दूसरे हैं सीपीएम के हैं, वो भी तो यहाँ के बेटे ही होंगे। मैं भारत माँ की संतान हूँ, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। और दूसरी बात यह है कि बंगाल से मेरा इतना लगाव रहा है, कितनी फिल्में की आपने देखा, बंगाली भाषा में किस तरह बात कर रहा था मैं, और कोई आर्टिफिशियल नहीं लग रहा होगा। और मैं इतनी बार आ चुका हूँ बंगाल, इतनी फिल्में की हैं, गौतम घोष की अंतरजोली यात्रा, शक्ति सामंता जी की मस्तान, उसके अलावा लेट एंड ग्रेट एक्टर शमित भांजा की जुबान की थी। ये सब करने के बावजूद मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो कल तक मुझे कह रहे थे बाहरी, अब तो इशू नहीं रह गया, कि अगर मैं बाहरी हूँ तो हमारे माननीय मोदी जी क्या है बनारस में, वो आगे काशी से वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो वो क्या इनसाइडर हैं? अगर मैं आउटसाइडर हूँ तो सबसे बड़ी बात, भारत के संविधान के निर्माता जो ये बाबा साहब अम्बेडकर, लेट एंड ग्रेट, वो जब महाराष्ट्र से चुनाव हारे थे तो बंगाल से चुनाव जीतकर संविधान सभा में गए थे। इंदिरा गांधी जी ये बेलारी से, इंदिरा गांधी जी चिकमंगलूर से चुनाव लड़के जीती थी। हमारी अच्छी दोस्त और बहुत ग्रेट लीडर सुषमा स्वराज जी वो बेलारी से लड़ी थी। बिहार से जॉर्ज फर्नांडिस जीत चुके हैं, कर्नाटका के शरद यादव जीत चुके हैं, मधुलिमे जीत चुके हैं, सुचिता कृपलानी जीत चुके हैं। तो भारत कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है। भारत में कहीं भी जाने का, कहीं भी रहने का सबको अधिकार है, बसने का, चुनाव लड़ने का संविधान कहता है। एक बात और कह दूं, हमें अगर बाहरी कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो आप यहाँ पे जितने तथाकथित बाहरी हैं, यहाँ पे जितने बाहर के लोग हैं, चाहे पंजाब के हों, हरियाणा के हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, जितने अच्छे लोग हैं वो करीब उनकी भी अच्छी खासी संख्या करीब 50% के आसपास है, उससे ऊपर ही होगी। उनका वोट चाहिए आपको, तब वो बाहरी नहीं है। और उनका अगर नेता आता है, उनके घर से कोई आता है, जो आपके घर से भी है, बंगाल से भी है, बंगाली बाबू भी है बिहारी बाबू के साथ, तो वो आपको बाहरी लग रहा है। यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, यानी उनका सपोर्ट चाहिए, वो तब बाहरी नहीं है। और मैं आ गया सामने, ये हिस्टीरिया देख रहा हूँ, पब्लिक का हुजूम देख रहा हूँ, लोगों का समर्थन देख रहा हूँ, ये भरपूर प्यार देख रहा हूँ, साथ देख रहा हूँ। तो बौखलाहट में, घबराहट में हमें एक ही चीज़ कह पाई मेरे बारे में, और भी गलत कहा, और वो है कि बाहरी। ये बताइए कि आप बीजेपी में रहे, आज की बीजेपी और ममता बनर्जी, दोनों में क्या अंतर देखते हैं? ममता बनर्जी सही मायनों में आज के दिन में, जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा, कि जिस ज़माने में मैं भारत के महान गुरु और मार्गदर्शक जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया, तो आज मैं कह सकता हूं, अगर मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित किसी से हूं, या हमारे बड़े भाई और स्टेट्समैन, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी भी, और ऐसे बहुत सारे लोग सबसे ज़्यादा किसी से प्रभावित हैं
तो क्वीन ऑफ हवाई चप्पल, क्वीन ऑफ कॉटन साड़ी, खेला हॉबे की निर्माता और हमारी अपनी ग्रेट लीडर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट चीफ मिनिस्टर बंगाल ममता बनर्जी से हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके काफी सारे पुराने बीजेपी के सहयोगियों को भेज रहे हैं। अच्छा है, वो तो उनकी पुरानी अदा है, अच्छे आदमी हैं, मैं तो उनको दोस्त की तरह से भी जानता हूँ। उनकी अदा है, आपने देखा वाराणसी में हालांकि ईवीएम का सेलेक्टिव मिसयूज हुआ, वहाँ पे जो खेला हुआ वहाँ पे अलग तरह का खेला था, बंगाल में नहीं कर सके, पंजाब में नहीं कर सके, लेकिन आपको याद होगा दिल्ली से लेके गली गली में नेताओं को डाल दिया था। वाराणसी में गली गली में एक नेता को रख दिया था, एक मंत्री को। बंगाल में भी यही किया था। लेकिन हमेशा आपको याद रखिए, अंग्रेजी में कहावत है, यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। हर बार आप बेवकूफ़ नहीं हर लोग को बना सकते हैं। एक फेवरेट बांग्ला में एक डायलॉग, बांग्ला में एक डायलॉग, अनेक डायलॉग बोले हमें बांग्ला दे आवा अपने अपने इंटरव्यू क्वेश्चन ना कि इंटरोगेशन क्वेश्चन हमें खामोश। तो बिहारी बाबू बन गए हैं बंगाली बाबू। आसनसोल की जिस सीट का जिक्र हो रहा है वहां पर बीजेपी की जो उम्मीदवार है अग्निमित्रा पॉल, उनसे भी बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। हमारे साथ बीजेपी के आसनसोल से बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल हैं। मैडम ये बताइए, आप इस बार चुनाव लड़ रही हैं, क्या है आपका मेन पोल प्लान क्या है? देखिए, हम घर की बेटी है, आसनसोल की बेटी है। इन 2021 विधानसभा इलेक्शन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोले थे, हमारे भाजपा के लीडर्स को अपमान किए थे जो बाहर से आए थे। उनका बोला गया था वो बाहरी है, बहिरागत है, पश्चिम बंगाल से बाहर से पश्चिम बंगाल में आ रहे, तो उनसे ही हम सीखे हैं। पश्चिम बंगाल का बाहर से जो आया है शत्रुघ्न सिन्हा जी, वो लोग बाहरी है और हम घर की बेटी है। लेकिन बिहारी बाबू से आपको लगता नहीं ये मुकाबला काफी टफ है, क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोग काफी हैं, उनके लिए शत्रुघ्न सिन्हा के साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं? कुछ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनका बॉलीवुड में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन राजनीतिक फील्ड में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो तीन पार्टी चेंज किए हैं, जो बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस, जो जब वो कांग्रेस में थे तब वो लालू प्रसाद जी के साथ लियाजनिंग कर रहे थे। उनका बीवी समाजवादी पार्टी में गए थे, वो प्रचार करने गए थे। तो जो लोग इतना बार पार्टी चेंज करते हैं उनको आम आदमी विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, ये बताइए कि तृणमूल कांग्रेस कभी भी आसनसोल सीट नहीं जीती है, लेकिन ममता बनर्जी भी, उनका एक रिकॉर्ड है कि उपचुनाव भी वो हारती नहीं है। चुनाव तो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी जी उनको तो हरा दिए थे। अब वो हार के भी कंपार्टमेंटल चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर आ गए इधर भवानीपुर से लड़ने के लिए। कौन बोलता है कि वो हारे नहीं है? वो तो हारे ही है। उपचुनाव में तो कभी रूलिंग पार्टी नहीं हारी। बाई इलेक्शन में यूजुअली सरकार जीतते हैं जो सरकार रहता है, लेकिन इस बार नहीं होगा, क्योंकि मालूम है यहाँ का आदमी को, यहाँ का ये तो सबको मालूम है कि घर की बेटी उनको देखभाल करेगा, कोई बहिरागत नहीं देखेगा। आप में शत्रुघ्न सिन्हा में अंतर क्या है? अंतर आपको दिखाई पड़ना चाहिए। घर की बेटी है, हम 1 साल से विधायिका है, 1 साल से डटकर काम किए हैं। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का ये रिजीम में आप अगर चाल डाल या तिरपल भी देने जाओ तो मेरे ऊपर अटैक हुआ था। यहाँ पर इतना इंटॉलरेंस है कि कुछ नहीं देने देते हैं। सिर्फ वो लोग काम भी नहीं करता है, हमको काम करने भी नहीं देता है। तो आज यही है कि आसनसोल वासी को मालूम है कि ये बेटी है जो उनके साथ रहेंगे और पार्लियामेंट में जाके हम आसनसोल वासी के जो इश्यूज है उसको लेकर हम बात करेंगे। पर यहाँ के लोगों ने बीजेपी के बाबुल सुप्रियो को जिताया, लेकिन वो तो छोड़ के चले गए। हाँ, बाबुल सुप्रियो तो छोड़ के चले गए। अरे बाबुल सुप्रियो जी गद्दार है, शत्रुघ्न सिन्हा जी गद्दार है। जो शत्रुघ्न है वो रामचंद्र को छोड़े नहीं थे, भाई जो थे रामचंद्र को छोड़े नहीं थे। उनको राजत्व तो नहीं मिला था, फिर भी वो रामचंद्र को छोड़े नहीं थे। लेकिन ये शत्रुघ्न सिन्हा है जो मोदी जी को गाली दिए हैं और जो मंत्री बनाए थे वो भाजपा को गाली दिए हैं। ये दोनों ही गद्दार है। ये गद्दार का जो सबक है वो आसनसोल वासी सिखाएंगे। 12 तारीख को क्या होगा? हम जीत रहे, हम सांसद बन रहे।
लेकिन इस बार बीजेपी जिस तरीके से हाई प्रोफाइल कैंपेन करती थी वो नहीं दिख रहा है। हाई प्रोफाइल कैंडिडेट का जरूरत नहीं है, मोदी जी काफी है, किसी को जरूरत नहीं है, और घर के बेटी काफी है और मोदी जी काफी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 12 अप्रैल को वोटिंग होनी है। यहाँ लड़ाई काफी रोचक हो गई है। क्या कहना है जनता का, उनके लिए क्या है मुद्दे, लोगों से बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। हम फिलहाल आसनसोल के सिंह ढाबा पर हैं। यहाँ पर 12 तारीख को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ तो बाहर से होंगे, लेकिन यहीं पर आकर उन्होंने अपना धंधा रोजगार शुरू किया और यहीं पर बस गए हैं। ये बताइए कि क्या होगा इस बार चुनाव में? जो मुद्दा होता है आम आदमी का, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा से लेके वर्तमान पश्चिम बंगाल को जो बेहाल है वो भी एक मुद्दा है। उसके साथ साथ और एक मुद्दा है, यहाँ कभी कभी ये आना जाना होते रहता है। हमने देखा था जब सांसद हुए थे बाबुल सुप्रियो, अभी तृणमूल में है। टीएमसी का जो मेयर थे जितेंद्र तिवारी और बीजेपी है, आना जाना होते रहता है। कहीं पर गोटाप लगता है मोदी जी का साथ दीदी का। माइनॉरिटीज के लोग को लगता है जो मोदी जी का, बीजेपी का विरोधी है ममता बनर्जी। लेकिन हम लोग आमतौर पे देख रहे हैं बीरभूम में जो घटना घटी रामपुर हाट में, माइनॉरिटीज के लोग को जला के मार दिया गया और मारे हैं माइनॉरिटीज लोग। जो भी हो, कहीं पर भी राज्य का जो शासन व्यवस्था, काउंसिलर मरे गए झालदा में। वोटर का रुझान क्या है? वोटर का रुझान, वोटर बहुत चुपचाप है, खामोश है। म्यूनिसिपैलिटीज का जो वोट हुआ पिछले दिनों, पूरा लूट परख हुआ। वोटर का थोड़ा भरोसा है जो सेंट्रल फोर्स के जरिए उसको वोट देने मिलेगा। आपको क्या लगता है क्या है, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा तो है यहाँ पर आपका सेंट्रल का ये इलेक्शन होगा। मुद्दा हम लोग का बहुत यहाँ पर तो बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास ऐसा कुछ मुद्दा है नहीं। हम लोग का पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट जितना अपना प्रकल्प को जो चालू करके रखा है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 ऐसी प्रकल्प है जो पूरे वर्ल्ड के पैमाने पर 1 नंबर में आया है। और एक कन्याश्री से लेकर के जो हम लोग का जो प्रकल्प, इतना बड़ा प्रकल्प जो चल रहा है अभी हमारे पश्चिम बंगाल में, हालांकि किसी राज्य में ऐसा प्रकल्प ये वाला नहीं है। अगर एक घर में गरीब घर की लड़की को अगर 25-25 हज़ार 2 बार अगर उसको मिले सरकार के तरफ से 50,000 रुपया, एक गरीब घर की लड़की को अगर 50,000 रुपया कहीं मिले तो उस बाप को ही पता चलता है, जो लड़की का बाप होता है, कि कितना बड़ा हेल्प उसको मिलता है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो अपना मुद्दा को लेकर के सामने आए। बीजेपी ये सीट हमेशा जीतती रही है, 2 बार से जीत रही है। जी। बीजेपी से जो जीता है, कुछ अब हम लोग का गलती से कारण से ही हुआ है, क्योंकि हम लोग को जो नौजवान जो वोटर था उसको लोभावन लोभ दिया गया। इसी वजह से हम लोग का वहाँ पर हार का सामना करना। आप सहमत हैं? माइक से बोलो। ऐसा है कि 2014-2019 में यहाँ से भाजपा जीती थी। 14 में यहाँ 2 सीट से भाजपा जीती, एक दार्जिलिंग से, एक आसनसोल से। तो ये माना जा सकता है कि जो आसनसोल की जनता है वो भाजपा प्रेमी है, भाजपा के कार्य से संतुष्ट थी 14 में, इसलिए 19 में चुनी है और फिर पुनः चुनेगी। अगर ये नगर निगम का चुनाव बूथ कैप्चरिंग नहीं हुआ था, गुंडागर्दी नहीं हुआ होता, तो जो है ये नगर निगम वोट जो है भाजपा की होती। तृणमूल वाले अपने मतदाता पे विश्वास नहीं किए, वो अपने मतदाता को मतदान नहीं करने दिए, इससे उनके स्वयं के मतदाता संतुष्ट नहीं हैं। तो इस बार जो है वो अपना मताधिकार जो है भाजपा को देंगे और 3 लाख से ऊपर मत से भाजपा को जिताएंगे। आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है? नहीं बोल रहे हैं। ना, ऐसा देखिए, भाजपा ने पिछली बार जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना झूठा दिलासा दिए थे पब्लिक को, ये झूठा दिलासा पर 2014 से अच्छे दिन आने वाले के आशा में आज भारत का कोई भी आवाम खुश नहीं है। अच्छा दिन तो आया नहीं है, लेकिन उनकी लहर से, उनका वो सब जुमला बातों से, वोट का जुमला जो बनाए थे, वो सब बातों से प्रभावित होकर के गरीब वर्ग का आदमी हो चाहे आम आदमी हो, सोचे थे कि बहुत कुछ तरक्की हो जाएगा। लेकिन हमने देखा
और आसनसोल के आवाम भी देखा कि आसनसोल शिल्पांचल क्या पूरे देश के लिए किसी भी जगह का कोई अच्छाई काम भाजपा द्वारा नहीं हुआ है। और रहा सवाल कांग्रेस ने एक समय किया था, ठीक है, बहुत पहले जिस समय इंदिरा जी के बाद समय था, लेकिन सीट कभी जीत नहीं पाई ना। उस समय 2 बार इलेक्शन हुआ, 2 बार में फर्स्ट बार 15 लाख की झांसा पर गया, दूसरी बार जो है बाबुल सुप्रियो जी को दिया गया था यहाँ, और लहर था, भाजपा का लहर चल रहा था। उस समय तक उतना देश का विशेष खराब नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत खराब हुआ था। आदमी आगे आगे सोच रहा था बहुत कुछ अच्छा ही होने वाला है, लेकिन इस बार का जो परिस्थिति है, इस बार हम लोग जो देख रहे हैं, आदमी को पूर्ण विश्वास है बंगाल की सरकार पर। बंगाल की सरकार ने 72 योजना जो दिया है वो साधारण आदमी को क्या लगता है मुद्दा क्या है? मुद्दा जो है अभी बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। चाहे वो टीएमसी का सरकार आए, चाहे वो बीजेपी का सरकार आए, मुद्दा है तो इस बात पे अभी चर्चा हो ही नहीं रहा है। खाली आदमी इसको वोट देना है, इसको वोट देना। आज शत्रुघ्न सिन्हा खड़ा कर दिया, कल वो मिथुन चक्रवर्ती को खड़ा कर दिया। ये ऐसे थोड़ी महंगाई या बेरोजगारी जाएगा, इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं और इस पे तो कोई बहस ही नहीं हो रहा है। बेरोजगारी महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोज जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है वोटर के लिए। ऐसा है, महंगाई की बात आप करते हैं, बगल में श्रीलंका है, त्राहिमाम है, पैसा देकर पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। आज वो मोदी जी के जो है चरण पकड़ के मदद मांग रहे हैं। और जीडीपी देखिए, इस विश्व स्तरीय पे जीडीपी अपना भारत का बहुत बीजेपी वाले ये जो महंगाई का बात जब प्रश्न उठता है मोदी जी के खिलाफ, तब श्रीलंका में चले जाते हैं, पाकिस्तान में चले जाते हैं। इस्लाम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, यही सब मुद्दा है इनका पास। इनका मोदी जी 2014 में आए, मुझे बोला मुझे बाबुल चाहिए, मुझे बाबुल चाहिए। आज बाबुल सुप्रियो जानते हैं, पूरा आसनसोल में रामनवमी का स्तर पर हिंदू मुसलमान राइट लगा के इमाम का लड़का को हत्या का हत्यारी है बाबुल सुप्रियो। आज दीदी का साथी है बाबुल सुप्रियो, बहुत अच्छा लगता है। दीदी जी बोलते हैं जब हम संख्यालघु का साथ है, तो बाबुल सुप्रियो आज टोपी पहन लिए, कल वो इमाम रशीदी का। जनता क्या करेगी? जनता तो महंगाई के खिलाफ वोट देगी। जनता जो एलपीजी का दाम है, सिलेंडर, उसके बाद पेट्रोल डीजल, आपका पास सरसों का तेल, आटा चावल, सब चीज महंगा हो गया। श्रीलंका और पाकिस्तान में नजर देने नहीं होगा। मोदी जी इस महंगाई में क्या किया? पहले तो बोलते थे प्रधानमंत्री महंगाई का मौन नहीं बोलते, अभी एकदम चुप कर जाते हैं। सिर्फ हिंदू और मुसलमान। हमारे साथ कुछ आम लोग भी हैं, ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा? खत्म हो गया इसका टेप। मुद्दा क्या है सर बेरोजगारी है। और यहाँ पे तो ऐसा तो है कि मतलब हर जगह से, हर स्टेट से बंगाल फिर भी अच्छा है। हर देश से, हर जगह से बंगाल अच्छा है। और टीएमसी इस बार शत्रुघ्न सिन्हा जीतेगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर की, जहां महंत द्वारा दी गई एक हेट स्पीच का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो पर आक्रोश भी जता रहे हैं। लोगों में बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल वायरल वीडियो में खास समुदाय के लोगों के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग किया गया, नफरती बयान दिया गया, महिलाओं को बलात्कार की धमकी दी गई। जिस दौरान स्थानीय महंत की ओर से ये विवादित बयान दिया जा रहा था, उस समय पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। इस वीडियो को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर द्वारा ट्वीट किया गया था, जो कि यूपी के सीतापुर की बताई जा रही है ये वीडियो कथित तौर पर पिछले शनिवार यानी 2 अप्रैल का बताया जा रहा है, जो एक धार्मिक जुलूस के दौरान बनाया गया। वीडियो में एक स्थानीय महंत कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, नफरती बयान दे रहे हैं, लोगों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। और इस कथित तौर पर इस वीडियो में नफरत फैलाने वाले भाषण और विशिष्ट समुदाय के खिलाफ बलात्कार की धमकी शामिल है। एक पुलिस वाले की मौजूदगी भी इस दौरान देखी गई है। अब सवाल उठ रहे हैं, यूपी पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी? हमने विस्तार से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी आलोक पांडे से फोन पर बात की, सुनते हैं। अभी तक कार्रवाई सिर्फ इतनी हुई है कि जब मोहम्मद जुबैर, जो एक फैक्ट चेकर हैं, ऑल्ट न्यूज के साथ काम करते हैं, उन्होंने कल रात ये वीडियो ट्वीट किया, तो उसके बाद पुलिस का 2 बार उनकी ट्वीट पे जवाब आया। एक बार पुलिस ने कहा कि इस संज्ञान में ले रहे हैं और इसको दिखाएंगे, इसकी जांच करवाएंगे। और दूसरी बात, थोड़ा सा और जानकारी देते हुए उन्होंने क्षेत्र अधिकारी के बारे में बताया कि ये जो पुलिस के अधिकारी हैं, ये इसकी जांच कर रहे हैं और जब जांच खत्म हो जाएगी या जांच में कोई तथ्य सामने आएंगे तो उसके आधार पे
इसके ऊपर, इस स्पीच के ऊपर या इस वीडियो के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। जो लोकली हमें पता लगा है वो ये है कि ये जो इलाका है कम से कम वो खैराबाद है। खैराबाद सीतापुर जिले में एक इलाका है, यहाँ से करीबन 90-100 किलोमीटर होगा। और ये घटना कथित तौर से 2 तारीख की है, 2 अप्रैल की है, यानी पिछले सैटरडे की। कोई प्रोसेशन उस दिन निकल रहा था और ये जो महंत हैं जो कथित तौर पे इस तरह की हेट स्पीच दे रहे हैं, बल्कि ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसको हम बीप करके भी नहीं चला सकते हैं। और इतने सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं खुद ही जगह, वो लोग धर्म विशेष नारे लगा रहे हैं, वो भी हम नहीं चला सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग है। और ये कथित तौर पे उस दिन कोई प्रोसेशन था, उसमें इस महंत ने बोला। और ये जो महंत है ये लोकल उसी एरिया में रहता है और वहीं पे इसका एक आश्रम है, ऐसा हमें पता लगा है। और इस प्रोसेशन को लीड करते वक्त जब एक माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले इलाके में पहुंचा जहां उनकी रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप भी है, तो वहां पे उसने इस तरह की स्पीच दी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये 30-40 सेकंड के वीडियो में माइक लेके बार बार बोल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि हम बीप करके भी वो ऑडियो नहीं चलाना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग 2 चीजें, एक जो आपने पॉइंट आउट किया कि एक बार कम से कम फ्रेम में एक पुलिस वाला भी दिखता है जो साथ में है, उसने कुछ किया इसको रोकने के लिए, लगता तो नहीं। जो लोग हैं वो भी ये सब सुन के नारे लगा रहे हैं और वो भी चीयर लीडिंग जिसको कहते हैं हम लोग, वो कर रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस क्या इंक्वायरी करती है, क्या पता करती है। उन्होंने कमिट किया है कि वो इंक्वायरी करके इस पे एक्शन लेंगे, तो वो कितनी जल्दी होगा और किस रूप में होगा, ये देखने वाली बात होगी। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां गोरखपुर की खबर आप जानते हैं। वहां पर हाल ही में मुर्तजा नाम के एक शख्स ने गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस वालों पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद उसको हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस की ओर से ये कहा गया था कि किसी आतंकी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इस मामले में मुर्तजा का एक वीडियो सामने आया है जिसे उसका इकबालिया बयान कहा जा रहा है, लेकिन ये इकबालिया बयान कितना सच है ये भी एक सवाल उठता है। हम इस वीडियो को अभी चला नहीं रहे क्योंकि इसकी जांच होना अभी बाकी है, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। मुर्तजा का इस वीडियो में ये कहना है कि मैं अपनी योजना की कैफियत खोज रहा था, CAA NRC का पूरा मामला गलत है, कर्नाटक के हिजाब मुद्दे का भी मुझ पर असर हुआ, मैं बहुत हताश महसूस कर रहा था। ये पूर्व में ही बताया जा चुका है कि घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड में जो अभियुक्त है उससे ATS की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुर्तजा के पक्ष में बयान दिया और कहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को खींच रही है। उधर बीजेपी ने इस पर कहा कि सपा का आतंकियों से रिश्ता नई बात नहीं। उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है, खुल करके बताएं। अगर उनको आतंकवादियों से इतनी मतलब अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यह बयान बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और इस प्रकार के बयानों से श्री अखिलेश यादव जी बाहर जाएं, ऐसा मैं उनसे कहना भी चाहता हूं।
व्यापम घोटाले के पेपर लीक मामले में विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय की गिरफ्तारी हुई है। उन्हें दिल्ली के एक होटल से भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि डॉक्टर आनंद व्यापम घोटाले को बेनकाब करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। हाल ही में इनके द्वारा भेजा गया एमपीटीईटी के प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें सवाल उठाया गया था कि लक्ष्मण सिंह कौन है। इसके बाद मुख्यमंत्री दफ्तर में उप सचिव लक्ष्मण सिंह ने आनंद राय और कांग्रेस नेता के मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। डॉक्टर आनंद राय ने खुद ट्वीट करके और सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि मेरे कार्यकर्ता और शुभचिंतक भोपाल पहुंचे, क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें भोपाल लेकर आ रही है। दिल्ली के कबिला होटल से उनका कहना है कि देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि अभी क्राइम ब्रांच के सूत्रों से या क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से बातचीत इस विषय में नहीं हो पाई है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी थी, उसका एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, जिसमें लक्ष्मण सिंह का नाम दिख रहा था। और इसी स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर डॉक्टर आनंद राय और कांग्रेस के नेता हैं के मिश्रा, उन्होंने इसको लिखा था। और इसके बाद जो मुख्यमंत्री दफ्तर में उप सचिव के पद पर तैनात लक्ष्मण सिंह मरकाम है, उन्होंने 25 मार्च को डॉक्टर राय के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। के मिश्रा और डॉक्टर आनंद राय दोनों के खिलाफ अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और उसके बाद ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। दरअसल इस पूरे एफआईआर को अनुचित बताते हुए डॉक्टर राय ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी, लेकिन उसे अदालत ने निरस्त कर दिया, यानी वहां से उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। देखिए, एक स्क्रीनशॉट शिक्षक पात्रता परीक्षा का वायरल हुआ था। बाद में बताया गया कि जहां ये परीक्षा संचालित की जा रही थी सागर में, वो मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कॉलेज है। हालांकि बाद में गोविंद सिंह राजपूत ने भी कहा कि ये उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। किसी दूसरी एजेंसी ने उनका कॉलेज परीक्षा आयोजित करने के लिए किराए पर लिया था और वहां जो प्रश्न पत्र उसमें वायरल हुआ था, लगभग वह वैसा ही प्रश्न पत्र परीक्षा में आया था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। और जब लक्ष्मण सिंह मरकाम का नाम आया तो उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद भी कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी का मामला सामने आया है। सीधी जिले के पत्रकारों को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने और आपत्तिजनक स्थिति में फोटो वायरल होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है। इस मामले में 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। आपको बता दें, भोपाल पुलिस मुख्यालय से स्पष्टीकरण इस पर मांगा गया था। दोषी पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए थे। पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार जो किया गया, उसके जिम्मेदार निरीक्षक और आरक्षकों को निलंबित करने के आदेश हुए थे। जो सिटी कोतवाली थाने की पुलिस थी, उसके द्वारा जबरन जो है मुझे धक्का देकर कोतवाली के अंदर ले जाया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, कपड़े उतरवाए गए, थाने में जुलूस निकलवाया गया और ये कहा गया कि विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारा पूरे शहर में चड्डी पहना कर जुलूस निकालूंगा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया। सीबीआई के मुताबिक चारों लोगों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक बप्पा शेख, साबू शेख समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये पहली बार है जब सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तारी की है। 21 मार्च को टीएमसी के उप प्रधान भादु शेख की हत्या के बाद रामपुर हाट में उनके समर्थकों ने 10 घरों में आग लगा दी थी, जिसमें 8 लोग जिंदा जल गए थे और एक महिला की बाद में अस्पताल में मौत हो गई थी। पेट्रोल डीजल के दाम देश में लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हुआ है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक पिछले महीने के मुकाबले कच्चा तेल करीब 8% तक सस्ता हुआ है। तो क्या बेतहाशा बढ़ती महंगाई के बीच तेल कंपनियां आम लोगों को थोड़ी राहत देंगी? ये एक सवाल है। देखते हैं हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। क्या आम लोगों को कुछ राहत मिलेगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है? पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च में क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट की औसत कीमत $112.87 प्रति बैरल थी।
जो 6 अप्रैल 2022 को घटकर $103.94 प्रति बैरल हो गई। यानी क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट करीब 8% तक सस्ता हुआ है। हाल के चुनावी अभियान के दौरान 137 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव न करने के बाद 22 मार्च से अब तक तेल कंपनियां दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा चुकी हैं। इन 137 दिनों में कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा होने से 10 से 12 रुपए तक की अंडर रिकवरी थी। इसमें से 10 रुपए प्रति लीटर के आसपास तेल कंपनियां रिकवर कर चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पिछले 17 दिनों में 14 बार कीमतें बढ़ने के बाद अब आम लोगों को राहत देने की गुंजाइश बढ़ी है? अगर इसकी कीमत आम आदमी के लिए कम करनी है तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट्स पे है, क्योंकि इसमें ये जो कीमत उपभोक्ता दे रहे हैं इसमें ज़्यादा से टैक्स सेल्स टैक्स है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकारें अपना वैट और सेल्स ड्यूटी अगर घटाती हैं, सेल्स टैक्स, तो इससे एक स्पेस बनेगा कीमतों को। जस्ट राइट, क्योंकि उनके पास जो कई राज्य सरकारों ये जो तेल की टैक्स से जो सेल्स टैक्स से जो आमदनी होती है इसके पर काफ़ी डिपेंडेंट है, लेकिन जो हमने इस पर काफ़ी इंक्रीज हुआ है। उधर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने को लेकर सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया और रोल बैक की मांग की। पेट्रोल, डीजल और डोमेस्टिक गैस के भाव मूल्य वृद्धि जिस तरह से चलते हैं कोई इसको लगाम देना चलेगा। जो दिन चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट निकल गए, उसके बाद 14 दिन में 16 बार ये भाव वृद्धि हुआ। तो ये वृद्धि का सामने और यहाँ आके ये बोलना ये सरकार के लिए संभव नहीं दिखाई देता। तो कारण तो बोलना चाहिए कि इतना स्पीड में क्यों बढ़ते हैं। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष की मांग को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। हमने अप्रोप्रिएशन बिल में 8 घंटा अलो किया था, फाइनेंस बिल में सेपरेटली डिस्कशन हुआ था, यूक्रेन में डिस्कशन हुआ था। वित्त मंत्री ने इन डिटेल रिप्लाई दिया है और इन एडिशन टू दैट यूक्रेन का डिमांड भी उनका ही था और उसमें भी उन लोगों ने ये शॉर्ट गैस जो अगर सप्लाई कम हो रहा है उसके लिंक करते हुए वो लोग ये इसके बारे में भी बताया कि प्राइस राइज के बारे में। तब भी श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी भी इंटरव्यू होकर उन्होंने भी डिटेल भाषण दिया है। भारतीय तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की 15 दिन के औसत कीमत के आधार पर तेल के आयात को लेकर करार करती हैं। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में ये गिरावट अगले कुछ दिन और जारी रही तो इससे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गुंजाइश बढ़ेगी। दिल्ली से राजीव रंजन और सुधीश राम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं एक तरफ चढ़ते हुए पारे ने लोगों को बेहाल कर दिया है, साथ ही तेल, गैस, सब्जी के बढ़ते दामों ने मुश्किलें और ज्यादा लोगों की बढ़ा दी है। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी को मात देने वाला नींबू 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। बुरी नजर से बचने के लिए सोनू शर्मा हर शनिवार को दुकान में नींबू और मिर्च लटकाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हाल के दिनों में उनका कारोबार कम हुआ है और आसमान छूती महंगाई से मुश्किलें बढ़ गई हैं। पेट्रोल, गैस, घर के राशन का सामान, सभी चीजों में बढ़ोतरी हो रही है और कमाई का जरिया कम होता जा रहा है। हालांकि नींबू और मिर्च नजर ना लगे इसके लिए लोग लगाते हैं, लेकिन आखिर नींबू, मिर्च और सब्जियों पर किसकी नजर लगी है ये जानने के लिए आइए आपको लेकर चलता हूँ सब्जी मंडी और फल मंडी पर। सभी लोग माल बेच तिलक सैनी बीते 30 सालों से नींबू के थोक व्यापार से जुड़े हैं, लेकिन 300 रुपए किलो नींबू कभी नहीं बेचा है। उनके हाथ में जो नींबू है वो 2200 किलोमीटर यानी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से साहिबाबाद की मंडी पहुंची है। वो बताते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से एक ट्रक पर करीब 24,000 रुपए का अतिरिक्त भार आ गया है। 30-35 साल में नींबू कभी 300 रुपया किलो हुआ? कभी नहीं बिका, जीवन में नहीं बिका। इससे पहले कभी नहीं बिका, बहुत ऊपर बिका तो 150 रुपए।
150 रुपए। तो क्या डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसके वजह से भी सब्जियों में तेजी आई है, महंगाई आई है? 1 रुपए किलो किराया बढ़ गया है। 1 रुपए किलो किराया बढ़ गया। 20,000 रुपए गाड़ी का, 20 से 25,000 रुपए ट्रक का भाड़ा बढ़ गया। नींबू के अलावा दूसरी सब्जियों पर भी डीजल और बदलते मौसम की मार पड़ी है। बीते 15 दिनों के अंदर कीमतों की अगर बात करें तो नींबू 15 दिन पहले 50 से 100 रुपए किलो था, अब 200 से 300 रुपए किलो है। करेला 20 से 30 रुपए किलो थी, अब 50 से 60 रुपए में है। और फली 15 दिन पहले 25 से 30 रुपए में थी, अब 60 से 65 रुपए किलो है। कुछ तो पीछे से माल कम है जी, और कुछ मौसम बदलाव हो रहा है, कुछ डीजल पेट्रोल का भी जो है असर है। महंगाई क्यों बढ़ रही है, इस पर जितने मुंह उतनी बातें हैं। कोई सरकार को कोस रहा है तो कोई इसके लिए यूक्रेन से लेकर आबादी तक को जिम्मेदार ठहरा रहा है। एक परिवार में पहले 8 जने थे, अब उस परिवार में 32 जने हो गए, तो खाए ना खाना है तो 32 जनों के लिए जाएगी, पहले 8 जनों को जा रही थी। बहुत मतलब महंगाई हो रही है, इसकी तेल की बहुत मारा मार हो रही है, सब्जी पर आग लग रही है जी, बहुत कुछ भी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं मतलब हो रहा है तेल की महंगाई की वजह से। पूरे दिन तबाही करते हैं, घर में ऐसे 100, 200, 400, 500 रुपये कमा कर ले जाते हैं। सरकार का तर्क है कि बढ़ती महंगाई के पीछे वैश्विक बाजार में बढ़ती कीमतें हैं। यही वजह है कि फिलहाल नींबू और मिर्च लटकाने के बावजूद आप और हम महंगाई की बुरी नजर से नहीं बच पाएंगे। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद इमरान खान ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई और इसके साथ ही वो पाकिस्तान की जनता को संबोधित भी करेंगे। उन्होंने देर रात ट्वीट कर कहा कि वो पाकिस्तान के लिए आखिरी गेंद तक खेलेंगे। आपको बता दें, पाकिस्तान में इमरान खान के वहां की सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना असंवैधानिक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने का आदेश दिया है। और यहां पर सुनते हैं पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ, वो इस घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं। मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। माशाअल्लाह ऐसे शख्स से निजात मिली है जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल मुआशी तौर पे तबाह बर्बाद किया है, पाकिस्तान के आम आदमी को भूखा मार दिया है और पाकिस्तान को बिल्कुल कंगाल करके रख दिया है और पाकिस्तान को एक अपना बहुत ही ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जहां कभी तसव्वुर नहीं हो सकता था। और कादम्बनी शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारियों के साथ। कादम्बनी, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से एक कल तगड़ा झटका लगा, अब उनका प्लान बी क्या है, क्योंकि उनका जाना लगभग तय लग रहा है। बिल्कुल, जिस तरह का झटका है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये कह रहा था कि हम सिर्फ संवैधानिक मसले पर कि डिप्टी स्पीकर इस तरह का आदेश दे सकते हैं या नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन को एंटरटेन नहीं किया जा सकता है, बहस नहीं कराई गई, इस तरह की चीज पर हम सिर्फ फैसला देंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ा वाइड रेंजिंग सा फैसला दिया है जहां पर कोई भी निकल पाने की, उसके अगल बगल कोई भी गुंजाइश उसमें नहीं नजर आ रही है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। उन्होंने नेशनल असेंबली दोबारा से बहाल कर दी है। उन्होंने कहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा। बहस के दौरान यह भी सामने आया कि उन्होंने ये कहा कि बहस जरूरी होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन के पहले। ये 15 मिनट के अंदर ही डिप्टी स्पीकर ने आदेश दे दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सभी चीजें जो है उन्होंने बड़े साफ तौर पर अपने फैसले में कहा है। अब इमरान खान भले ही ये कह रहे हो कि वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे, लेकिन जो नंबर्स हैं नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की, वो उनके बिल्कुल खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। 342 जो सदस्य हैं उनमें 172 का नंबर ऑपोजिशन को चाहिए था नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए, और 3 अप्रैल को जब ये सारा कुछ हुआ उस वक्त उनके पास 177 का नंबर था, यानी उससे ज्यादा जितने की रिक्वायरमेंट है। तो ये बिल्कुल साफ है कि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है और उनके पास नंबर्स है, तो आज का
सा दिन है इमरान खान के पास, क्या वो बाकियों को जो ऑपोजिशन के कुछ बाकी सदस्य हैं उनको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करेंगे, या उनसे जो नाराज है उन्हीं की पार्टी के सदस्य उनको फिर से मनाने की कोशिश करेंगे? तो यही 2-4 चीजें आज की तारीख में हो सकता है कि वो कोशिशें करें, लेकिन उसके अलावा बहुत ज्यादा फ्लोर पर उनके पक्ष में कुछ जाता दिख रहा हो ऐसा अभी तो नहीं लग रहा। जया बिल्कुल। और यहाँ कादम्बनी, पाकिस्तान की अब राजनीति आगे क्या करवट लेती हुई नजर आ रही है? देखिए जया, कल जैसे अगर सीधे अगर हम चलें तो कल 10 बजे वहां के वक्त के मुताबिक, यानी भारत के वक्त के मुताबिक करीब 10:30 बजे नेशनल असेंबली वहां पर कन्वीन होगी। वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाएगा, उस पर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में नंबर्स जो हैं वो ऑपोजिशन के साथ हैं तो इमरान खान की कुर्सी जो है वो चली जाएगी। उसके बाद ऑपोजिशन एक कंसेंसस कैंडिडेट जो है, एक अपना कैंडिडेट जो है उसको प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। माना यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ, जिसको लेकर सब पर सहमति बनी है सभी ऑपोजिशन दलों में, वो पीएम हो सकते हैं। तो शहबाज शरीफ अगर पीएम होते हैं तो या तो फिर सरकार जो अगस्त 2023 तक का टर्म है वो पूरा करेगी, या फिर वो चुनाव भी बुला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए, वहां की स्थिति का आकलन करने के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने का प्रस्ताव पास हो गया है। भारत ने इस बार भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में 93 देशों ने वोट किया, 24 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया और 58 देश वोटिंग से गैर हाजिर रहे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल होने के बाद रूस ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा करेगा। रूस के खिलाफ ये प्रस्ताव अमेरिका लेकर आया था। और अब वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है महंगाई से जुड़ी हुई, महंगाई की बढ़ती मार, नींबू 300 के पार तो मिर्च 100 के पार। दूसरा मामला, हिजाब के संबंध में अलकायदा चीफ के वीडियो की होगी जांच। तीसरा मामला, बिहार विधान परिषद, जेडीयू को आरजेडी ने पछाड़ा। चौथा मामला मध्य प्रदेश से, जहां विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय की दिल्ली के होटल से गिरफ्तारी हुई है। पांचवी और आखिरी खबर है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां कल इमरान खान का इम्तिहान होगा। सुप्रीम कोर्ट से उनको मिला है तगड़ा झटका।